आज के टाइम पर अगर कोई खुद को अकेला महसूस करता है, उस टाइम पर वो चाहता है कि उसे कोई ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ वो अपनी सारी बातें डिस्कस कर सके, उस पर वो ट्रस्ट कर सके। लेकिन क्या हो, वही जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वो आपको धोखा दे दे, तो उस टाइम पर आपका क्या रिएक्शन होगा। और आज का केस कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो आइए जानते हैं आज के केस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। साउथ कोरिया, जहां पर एक चोई नाम की छोटी सी बच्ची का जन्म होता है। वो वहां पर अपने माता पिता के साथ रहा करती, लेकिन जो चोई के पिता थे वो उसकी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारा करते, जिसकी वजह से चोई की माँ एक टाइम पर उन दोनों को छोड़कर उनसे अलग हो गई और कहीं और पर जाकर रहने लगी। लेकिन अब चोई अपने पिताजी के साथ घर पर रहा करती और जब उसके पिताजी बहुत ज्यादा ड्रिंक करके बाहर से आया करते, वो चोई को बहुत बुरी तरह से मारा करते। अब धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और चोई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। चोई अब 10 साल की हो चुकी थी और वो स्कूल में जाया करती। स्कूल से आकर वो अपना काम किया करती, जिसके बाद वो शाम को जब उसके पिता दारू वगैरह पीकर घर पर आया करते, उसके बाद उनका वो टॉर्चर सहन किया करती, क्योंकि उसके पिता आते ही उसको बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया करते। ऐसे ही बेचारी उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी कट रही थी और ऐसे ही करते करते 2003 का टाइम आ चुका था और जब वो 14 साल की थी उस टाइम पर उसने ऐसे ही एक नंबर घुमाया और वो फोन पर बात करने लगी। दूसरी तरफ एक अनजान व्यक्ति था जिसका नाम पार्क था, वो भी हाई स्कूल का एक लड़का था और वो दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। चोई बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी साइड पर कौन व्यक्ति है जिससे वो बात कर रही है। वो उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करने लगे थे। और फिर ऐसे ही 1-1.5 साल का टाइम बीत जाता है और जून 2004 का टाइम आ चुका था। जून 2004 में पार्क ने जोई से कहा कि वो उससे मिलना चाहता है, इसलिए जोई उससे मिलने के लिए उसके शहर यांग में आ जाए। जोई ने भी इस बारे में कुछ नहीं सोचा कि वो उससे कैसे मिल सकती है। वो सोच रही थी कि 1.5 साल से जिस बंदे से वो बात कर रही है उसके ऊपर उसको इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो वो उससे मिल सकती है। और यही सोचकर वो उसके शहर में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर वो दोनों अच्छे से मिलते हैं, जिसके बाद पार्क उसे अपने साथ अपने घर की तरफ ले जाने के लिए कहता है। और फिर ये दोनों पार्क के घर पर चले जाते हैं। वहां पर जाकर पार्क उसे अपने घर पर सोफे पर बैठा देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो दूसरी साइड से घूमकर उसके पीछे आ चुका था। पीछे आते ही उसने किसी भारी चीज से, उसके हाथ में रोड थी, उस रोड से उसने चोई के सर पर वार किया, जिसकी वजह से चोई अब बेहोश हो चुकी थी। और जब चोई की आंखें खुली तब उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो एक होटल के अंदर है, ना कि उसके घर में। जब चोई होश में आई उसके बाद उसने पार्क से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आई और तुम मेरे साथ यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तब पार्क ने बताया कि मैं तुम्हारी जितनी भी टेंशन है उन सबको दूर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। और साथ में पार्क के वहाँ पर 10 लोग और थे, यानी कि पार्क के 10 फ्रेंड वहाँ पर आ चुके थे। ये सभी लोग मिलकर अब चोई के साथ वहाँ पर बदतमीजी शुरू कर देते हैं। वो उसे रूम में ले जाते हैं और एक के बाद एक उसका रेप करना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ वो उसका रेप करते हैं बल्कि वो साथ में उसकी वीडियो भी बनाते हैं। और वो लोग वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे कि वो बाद में देखकर एंजॉय कर सके, बल्कि वो इसलिए बना रहे थे ताकि वो चोई को हमेशा ब्लैकमेल करते रहे और आगे भी उसको रेप करने के लिए यहाँ पर बुला सके। इसलिए वो सारे के सारे जब उसका रेप कर रहे थे उस टाइम पर वो सभी लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। और ऐसे ही 6-7 घंटे उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के बाद उसे उन्होंने छोड़ दिया और चोई से कहा कि अगर तुम किसी पुलिस स्टेशन में जाती हो तो हमारे पास ये प्रूफ है, हमने वीडियो बना रखी है, इसको हम इंटरनेट पर डाल देंगे। जिसकी वजह से चोई बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो कैसे ना कैसे करके वहां से निकलकर अपने घर तक पहुंची। घर पर जाने के बाद वो सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन ऐसे ऐसे 2-4 दिन और बीतते हैं। 2-4 दिन बीतने के बाद उसके जितने भी दोस्त थे, यानी कि पार्क के जितने भी दोस्त थे, वो 10 के 10 लोग
उनमें से एक एक करके उसको अब फोन करना शुरू कर देते हैं। वो उसको फोन कर कर हर बार यही बात किया करते कि हमारे पास तुम्हारी वो वीडियो है, अगर तुम हमसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आओगी तो हम उसे इंटरनेट पर डाल देंगे, जिसकी वजह से चोय को मजबूर होकर उनके पास जाना पड़ा करता। और जो भी बंदा चोय के पास फोन किया करता मिलने के लिए, वो अपने साथ 4-5 दोस्त अपने लेकर आया करता और वो सभी मिलकर उसके साथ वहां पर दरिंदगी किया करते। और ऐसे ही करते करते उन लड़कों की संख्या 10 से सीधी 42 हो चुकी थी। अब 42 के 42 लड़के उस बच्ची के साथ इतनी बुरी तरीके से उसको टॉर्चर किया करते, उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया करते, लेकिन वो छोटी सी बच्ची कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो उसकी वीडियो को पब्लिक ना कर दे। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि चोय उस टाइम पर अकेली ऐसी लड़की नहीं थी जिसको ये सारी गैंग मिलकर तंग कर रही थी, बल्कि वो और भी ऐसी लड़कियों को बहुत ज़्यादा तंग किया करते, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया करते, उनकी वीडियो बनाकर उनको भी ब्लैकमेल किया करते। और ना सिर्फ ये एक गैंग थी, बल्कि साउथ कोरिया में उस टाइम पर ऐसी दर्जनों गैंग थी। और उस टाइम पर वहाँ पर एक प्रिंसिपल ने अपने स्कूल का सर्वे करवाया था, जिसके अंदर ये पता चला कि उसके स्कूल में जितने बच्चे हैं वो बच्चे किसी ना किसी गैंग से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर इन गैंग को खत्म करने के लिए पुलिस वालों ने इनको एक मौका भी दिया। उन्होंने एक ऑफर निकाल दिया जिसमें पुलिस वालों ने ये अनाउंस किया कि जो भी गैंग मेंबर है जिसने भी कुछ कांड किया है वो सीधा हमारे पास आकर सरेंडर कर दे। अगर वो खुद ही हमें सब कुछ आकर बताता है कि उसने क्या किया है तो हम उसके बारे में सोचेंगे। अगर वो खुद ही सामने से आएगा तो हम उसे बहुत ही कम सजा देंगे। अगर उसने कोई छोटा मोटा क्राइम किया है तो उसको शायद सजा दे ही ना जाए। इसलिए बहुत सारे गैंग मेंबर उस टाइम पर पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। उन्होंने सारा के सारे अपने जुर्म को कबूल कर लिया, लेकिन उनमें से वो गैंग नहीं थी जिसने चोय को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। और दूसरी तरफ चोय के साथ ऐसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा था। और कुछ महीने बीतने के बाद उन सभी के सभी लोगों का अब चोय से मन भर गया था, जिसके बाद उन्होंने चोय से कहा कि तुम अपनी कजन सिस्टर को यहाँ पर लेकर आओ, अब हम उसके साथ ये सब करें। लेकिन जो चोय थी उसने कहा कि मेरी जिंदगी तो तुम लोगों ने खराब कर दी है, मैं अपनी सिस्टर की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। लेकिन वो सभी के सभी लोग उसे ये कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारी बहुत सारी वीडियो बनी हुई पड़ी है जिसको हम वायरल कर देंगे और जिसकी वजह से तुम्हारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब जो चोय थी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी सिस्टर्स को भी वहां पर लेकर आती है। जिसके बाद वो सभी के सभी लड़के, वो गैंग मेंबर, उन बेचारी उसकी कजन को भी बहुत बुरी तरीके से ऐसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। जिसके बाद अब उसकी भी वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और उसे भी अब वो ब्लैकमेल कर रहे थे। और आप सभी लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि चोय पुलिस स्टेशन में भी जा सकती थी, लेकिन वो जो गैंग मेंबर थे उन्होंने चोय को ये धमकी भी दे रखी थी कि अगर वो पुलिस स्टेशन में जाती है, अगर उसकी गैंग के मेंबर को पकड़ा भी जाता है तो वो 42 लोग हैं जिसमें से 10-12 लोगों को पुलिस पकड़ेगी, बाकी के जो लोग बचेंगे वो तुम्हें खत्म कर देंगे और तुम्हारी वीडियो को पब्लिक में डाल देंगे। इस वजह से भी चोय कहीं नहीं जाया करती। और दूसरी तरफ जो चोय के पिताजी थे वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक वगैरह किया करते, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अब जो ये सोच रही थी कि अगर मैं अपने पिता को भी बताती हूँ तो भी वो इतनी ज्यादा कोई उसकी फिक्र नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो किसी को कुछ भी नहीं बताया करती और ऐसे ही वो टॉर्चर सहती रहा करती। और वो बेचारी 14 साल की बच्ची, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोच लिया था कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसका जीने का कोई भी फायदा नहीं है, जिसकी वजह से उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। नींद की गोली जब उसने खाई थी, वहां पर कोई ऐसा शख्स था जिसने उसको देख लिया था कि उसने कुछ खा लिया है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। वहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के दौरान जो वहां के डॉक्टर थे उन्होंने देखा कि इसके शरीर पर बहुत ज्यादा चोटों के निशान हैं और जब उसकी पूरी तरीके से ट्रीटमेंट की गई तब डॉक्टरों को पता चला कि इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है। और ये सारी बात जब डॉक्टरों को पता चली, उन्होंने सीधा ही पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। और दूसरी तरफ चोय की आंटी को भी इसके बारे में पता चल गया कि उसकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा किया गया है। अब वो चोय की आंटी भी वहां पर आती है और उसके बारे में सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर बता देती है कि उसकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा किया गया है। पुलिस वालों ने रिपोर्ट तो लिख ली थी, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से उसकी आंटी से बात करते हैं। वो सीधा उस लड़की के ऊपर, जो 14 साल की बेचारी चोय थी, उसको ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़की ही उन लड़कों को उकसाया करती, यही उनके पास जाया करती और उनके साथ ये संबंध बनाया करती, ना कि वो इसके साथ जबरदस्ती किया करते। लेकिन चोय ने उनको समझाया कि मेरी मजबूरी थी, उन्होंने मेरी वीडियो बना रखी थी जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल किया करते और मुझे उनके पास जाना पड़ा करता। और ये बात सुनने के बाद अब पुलिस वाले उसकी बात को समझ चुके थे, लेकिन अभी भी उनके मन में कोई भी दया नहीं थी। उन्होंने इस केस को ले तो लिया था, उन्होंने इस केस पर तफ्तीश भी करना शुरू कर दिया था। और पुलिस वालों को यहाँ पर इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए
कि जिस लड़की ने यहाँ पर रिपोर्ट करवाई है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर गोपनीय रखनी चाहिए। लेकिन पुलिस वालों ने यहाँ पर जितने भी गैंग मेंबर को उन्होंने उठाया था, जो दूसरी गैंग के भी लोग थे जिनको उस पुलिस वालों ने उठा लिया था, उन्हें एक कमरे में लाकर बैठा दिया और जो चोई थी उसको भी सीधा ही उसी कमरे में ले जाकर बैठा दिया उन सभी के सभी गैंग मेंबरों के सामने और चोई से कहा कि तुम इनमें से पहचानो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। अब बेचारी 14 साल की बच्ची वो इतनी ज्यादा डरी सहमी थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन फिर भी चोई ने हिम्मत करके उसमें से बहुत सारे लड़कों को पहचान लिया था और पुलिस को इस बारे में बता दिया था कि ये वाले लड़के थे जिन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन सभी लड़कों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन पुलिस वालों ने अभी भी उनको कड़ी सजा नहीं दी, जिसकी वजह से वो उन्हें बीच बीच में छोड़ दिया करते, बीच बीच में पकड़ लिया करते और ऐसे ही ये केस आगे बढ़ता रहता है। और जो गैंग के मेंबर पकड़ लिए गए थे, उनके जो गैंग के बाकी बचे हुए सदस्य थे वो चोई को धमकाना शुरू कर देते हैं। वो उसको धमकी दिया करते कि अगर तुम अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेती तो हम तुम्हारे साथ और भी बुरा कर सकते हैं। लेकिन चोई हिम्मत नहीं हारती और दूसरी तरफ मीडिया को भी इसके बारे में पता चल जाता है। मीडिया में ये न्यूज पब्लिक हो गई थी और सभी के सभी लोग अब चोई के बारे में सोचने लगे थे। लोगों को पता चल गया था कि एक बेचारी 14 साल की लड़की है जिसके साथ इतना बुरा हुआ है और उसके समर्थन में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आ गए। और प्रोटेस्ट होने की वजह से वहां की सरकार ने इस केस के बारे में सुना और सरकार ने वहां पर एक टीम का गठन किया जो कि इस केस को हैंडल करेगी और साथ में उन पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई की गई जिन्होंने इस केस को सीरियसली नहीं लिया और उस बेचारी बच्ची को उन गैंग मेंबर के सामने ले जाकर बैठा दिया था। और जो चोई थी अब वो सोच रही थी कि जिन जिन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है अब उन सबको सजा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जब उन गैंग मेंबर को पकड़ा गया उसके बाद चोई को साइकाइट्रिस्ट के पास भेज दिया गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उसके दिमाग पर इस चीज का असर पड़ा था। और दूसरी तरफ उसके पिताजी उससे मिलने के लिए वहां पर आए थे। वो सोच रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद उसके पिता उसकी साइड लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था और उसके पिता वहां पर आकर उससे ये कहते हैं कि तुम इस पेपर पर साइन कर दो, इस पर यह लिखा है कि तुम अपना केस वापस ले रही हो और उन लड़कों की कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि उसके पिता ने उनके जो भी फैमिली मेंबर थे, मतलब कि जितने भी गैंग के वो लड़के थे जिनको पकड़ लिया गया था, उनकी पहुंच ऊपर तक थी। उन्होंने उसके बाप को बहुत सारे पैसे खिला दिए थे जिसकी वजह से अब वो अपनी बेटी का ही बयान लेने आया था। ये कैसा बाप था जो अपनी बेटी की यहाँ पर फिक्र नहीं कर रहा था, उसे तो सिर्फ अपने पीने की ही टेंशन थी। जिसके बाद चोई को अब समझ आ चुका था कि उसका बाप बिक चुका है, जिसकी वजह से उसने पुलिस वालों को ये सारी बात बता दी और पुलिस वालों ने वहां से उसके बाप को और उन लड़कों के माँ बाप को वहां से भगा दिया। और जब चोई उस हॉस्पिटल से बाहर आती है तब उसे पता चलता है कि उन लड़कों में से सिर्फ 10 लड़कों के ऊपर ये केस चल रहा है, बाकी के जो 32 लड़के थे उनका जुनाइल कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। बाकी 10 जो लड़के हैं उनके ऊपर अच्छी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, बाकी के 32 लड़कों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। और चोई की जिंदगी अब पूरी तरीके से बर्बाद भी हो चुकी थी क्योंकि उसे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और तभी एक ऐसा स्कूल भी सामने आता है जिन्होंने उसको एडमिशन दे दिया। अब स्कूल के अंदर वो जाने लगी, लेकिन वहाँ पर वो बच्चे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। जो भी बच्चे थे उस स्कूल के वो उसको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर तंग करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जो वो 42 लड़कों के माता पिता थे वो सारे के सारे इकट्ठा होकर सीधे ही इसके स्कूल में घुस जाया करते और आकर वो इस बेचारी 14 साल की बच्ची से यही बात किया करते कि तुम हमारे बेटों की जिंदगी खराब कर रही हो, तुम एक पेपर पर साइन कर दो और अपनी कंप्लेन वापस ले लो। इसकी वजह से वो बेचारी 14 साल की बच्ची बहुत ज्यादा परेशान हुआ करती। और दूसरी तरफ जो वो 10 लड़के थे उनका केस भी अब जुनाइल कोर्ट के अंदर कर दिया गया था और वहां पर अब 42 के 42 लड़कों का केस जुनाइल कोर्ट के अंदर चलने लगा, जिसके बाद उन्हें सिर्फ 4 साल की सजा हुई और 4 साल की सजा के बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। और दूसरी तरफ जो चोई थी उसके दिमाग पर इस चीज का बहुत ही गहरा असर पड़ा, वो आज भी इस सदमे से उभर नहीं पाई। तो आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।